नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, जो एमए सेकेंड सेम के फोर्थ यूनिट का टॉपिक है। ठीक है। देखिए, मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस फोटो का यूज़ किया है। देखिए, ये है एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। जी, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, इक्वल और लिब्रा। ठीक है। इक्वल का मतलब होता है बराबर और लिब्रा का मतलब होता है तराजू। तो जब एक तराजू बराबर होता है तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आप ये समझिए कि जब आप एक बाउल है, उस बाउल में अगर आप एक छोटी सी बॉल डालें या उसमें कोई कंची डालें, तो वो सेंटर में जाके रुकेगा नहीं। वो पहले थोड़ा लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, और फाइनली वो सेंटर में आके स्टेबल हो जाता है। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर स्थिर रहना चाहती है और वहाँ से वो मूवमेंट नहीं करना चाहती है। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी पहली फोटो है, इसमें ये इक्विलिब्रियम में है। ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में प्राइमरी फर्क क्या होता है? स्टैटिक एक पिक्चर के रूप में होता है और डायनेमिक जो होता है वो एक वीडियो के रूप में होता है। यानी कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ टाइम है और डायनेमिक जो होता है वो उस रास्ते को, उस पाथ को पूरा कवर करता है, जिस पाथ से वो फाइनली वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में आकर रुका है। ठीक है। इक्विलिब्रियम को हिंदी में साम्य या संतुलन कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो पहला फोटो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, और ये देखिए ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है कि इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, ये दो बच्चे खेल रहे हैं सीसॉ में। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये ऊपर है एक जन और दूसरा बच्चा ये नीचे है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अब ये नीचे हो गया, ये हो गया, और ये दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे डायनामिकली। ठीक है। कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, और धीरे धीरे ये ऊपर नीचे होके फाइनली एक संतुलन में आ जाएंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम उस पाथ को भी, यानी पाथ क्या हुआ, ये ऊपर ये नीचे, फिर एक जन ऊपर नीचे, और ऐसे करते करते जब वो फाइनली सेट हो जाएगा, एक साम्य की स्थिति में आ जाएगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो पूरा पाथ कवर करेगा। और स्टैटिक सिर्फ एक पिक्चर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर ये स्टैटिक है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कभी भी हम साम्य की स्थिति से किसी और पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तब वहां से धीरे धीरे हम वापस अपने साम्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये चेंज तो होगा लेकिन अंततः ये वापस अपने पॉइंट पे, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस पॉइंट में आके रुक जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ही अगर वो अपना संतुलन की अवस्था को छोड़ देगा, इक्विलिब्रियम की अवस्था को छोड़ देगा, तो फर्दर फर्दर वो समय के साथ साथ और इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर पहुंच जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ये वॉलरस प्राइस एडजस्टमेंट अप्रोच हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन या संतुलन की अवस्था वो होती है जब डिमांड और सप्लाई किसी प्राइस में बराबर हो जाए। ठीक है। जो क्रेता और विक्रेता है दोनों सेटिस्फाई हैं और उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं है चेंज करने का, वो अपने आप का अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहते। ये एक संतुलन की अवस्था होती है। ठीक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। दूसरा चीज, जो सप्लाई है वो भी चेंज हो सकती है। देखिए, ये या तो ये हो रहा है और लिखा हुआ है ना, या तो ये डिमांड चेंज हो रही है या फिर सप्लाई चेंज हो रही, क्योंकि या तो टेक्निकल चेंजेस हो गए हैं, या फिर जो लेबर है या अदर जो फैक्टर्स हैं, है ना, जिसे उत्पत्ति के कारक आप कहते हैं, उनकी कीमतों में चेंज हो रहा है। तो इससे अगर इक्विलिब्रियम में जो है, जो संतुलन है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक बार अगर संतुलन डिस्टर्ब हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस संतुलन अपनी अवस्था में आएगा। अगर संतुलन स्टेबल है
तो वो अपनी अवस्था में वापस आएगा, और अगर संतुलन अनस्टेबल है तो वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए इस ग्राफ के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई यहाँ P0 पॉइंट पे यानी इस प्राइस पे यहाँ पर ये स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए किसी वजह से जो है प्राइस बढ़ जाती है, P1 हो जाती है। अब यहाँ पर डिमांड जो है वो डिमांड जो इसे ईडी यानी एक्सेस डिमांड, ठीक है, जो अधिक डिमांड हो गई है वो जीरो से कम है, क्योंकि ज़्यादा कीमत है तो डिमांड कम हो गई। देखिए यहाँ पर अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ लेंगे तो ये क्वांटिटी कम है डिमांड की और सप्लाई क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो सप्लायर हैं इन लोग अपनी कीमतों को कम करते जाएंगे, तब तक कम करेंगे जब तक प्राइस P0 नहीं आ जाता। ठीक है, ये कम हो रहा है। अब अगर मान लीजिए प्राइस P2 पे आ गया, प्राइस कम हो गया, तो हमारी डिमांड एक्सेस होगी जीरो से, ठीक है, यानी सप्लाई से ज़्यादा ही होगी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर ये जो एक्सेस डिमांड है धीरे धीरे यहाँ से ये जो कीमतें हैं वो कीमतें बढ़ेंगी और फाइनली हम वापस अपने पुराने इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करते हैं अनस्टेबल वॉलरस का जो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अनस्टेबल का क्या फंडा मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम या संतुलन की जो पॉइंट है उससे दूर सरकता ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे P0 पर ये इक्विलिब्रियम में था। अब मान लीजिए किसी वजह से अगर प्राइस कम हो गया, ठीक है, सॉरी, ये अगर ये प्राइस कम हो गया, ये प्राइस P2 पे हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, क्वांटिटी अगर आप मिलाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड से। ठीक, अब क्या होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये अपनी जो कीमतें हैं इसको और कम करेगा और कम करेगा, और इससे क्या होगा, ये जो एक्सेस डिमांड है ये बढ़ती चली जाएगी और हम इक्विलिब्रियम अवस्था से और दूर जाते जाएंगे। देखिए ये केस में मैंने क्या किया है, ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी नेगेटिव है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है और इसमें जो सप्लाई कर्व है ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए इसका एक उदाहरण जो मैंने सोचा है वो ये है कि देखिए जैसे आप टमाटर देखते हैं ना, जब ठंड का दिन आता है तो टमाटर 10 रुपये किलो होता है, फिर 5 रुपये किलो होता है, वो कम होता है, लेकिन डिमांड और कम हो जाती है और धीरे धीरे ये और कम होते जाता है और आखिरी में उसे फेंकना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए बात है, एकदम लॉन्ग टर्म में तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे तो हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम पे नॉर्मली आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ये वॉलरस हो गया, अब इसके बाद हम मार्शल के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, वॉलरस ने जैसे प्राइस को मैनिपुलेट करने की बात करी कि प्राइस चेंज होता है इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, संतुलन की अवस्था में आने के लिए। मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल ने प्राइस को नहीं क्वांटिटी को, ठीक है, या जो मात्रा होती है उसमें चेंजेस होते हैं जिससे साम्य की अवस्था आ सके। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट ये है कि साम्य की अवस्था पे वापस आने के लिए जो बायर हैं या क्रेता और विक्रेता दोनों ही क्वांटिटी में या मात्रा में जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, प्राइस विच बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ क्वांटिटी, यानी कि इतनी क्वांटिटी सेलर्स ने दी है, मान लीजिए ये जी क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, तो बायर्स कितना उसमें प्राइस देना चाहते हैं। ठीक है, यानी Q1 क्वांटिटी दी हुई है तो बायर कितना प्राइस देना चाहते हैं, यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है डिमांड प्राइस। सिमिलरली एक प्राइस जिसपे सेलर सप्लाई करना चाहता है वो कहलाएगा सप्लाई प्राइस। ठीक है, अब हम आते हैं इस कंडीशन में, जो पहला कंडीशन है कि क्या हो रहा है, मान लीजिए Q1 क्वांटिटी पहले अगर आ गई है, ठीक है, तो क्या होगा, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, उत्पादन की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी और इस पॉइंट पे आएगी जब ये यहाँ पर साम्य की अवस्था में आ जाए। सिमिलरली अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो ये जो क्वांटिटी की मात्रा है ये कम होती जाएगी इस पॉइंट में Q0 में, और अल्टीमेटली हम साम्य की अवस्था में
पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व के लिए। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, ठीक है, नेगेटिव स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, तो भी उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए, अब मान लीजिए क्वांटिटी Q2 है, Q2 क्वांटिटी में यहां पर आपका जो सप्लाई प्राइस है और डिमांड प्राइस है दोनों अलग अलग है, तो सप्लायर इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे जिससे कि संतुलन की अवस्था स्थापित हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट उसमें आ जाएगा क्योंकि ये क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसके पहले जो हमने वॉलरस का इक्विलिब्रियम देखा था उसमें क्या होता था, अगर हम प्राइस कम करते, ठीक है, अगर हम प्राइस कम करते इसमें, ठीक है, तो क्या होता था, ये हम जो हमारा जो ये गैप है, ये गैप बढ़ता चला जाता, संतुलन की अवस्था से हम दूर चले जाते। लेकिन इसमें क्या होगा, हम अगर क्वांटिटी कम करेंगे, प्राइस कम करने से हम संतुलन से दूर जा रहे थे, लेकिन अगर हम क्वांटिटी कम करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम की अवस्था में वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है वॉलरस के वॉलरस के संतुलन में और मार्शल के संतुलन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये एक फोटो की तरह काम करते कि भाई पहले ये इस पॉइंट में था, अब उस पॉइंट से लेके यहाँ पर आ गया। ये इसके बीच के डायनामिज्म कि ये कैसे किस रास्ते से यहाँ पर आ रहा है वो इसमें शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर Q2 था, उन्होंने Q0 प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, संतुलन स्थापित हो गया। आइए अब आगे हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये इस चीज को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे कीमत और मात्रा, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी चेंज होगी समय के साथ, जब हमारा जो पूरा जो सिस्टम है इसे डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में, असमानता की स्थिति में जब ये पहुंच जाएगा तो कैसे ये चेंज होगा। ठीक है, इट इन्वेस्टिगेट्स टाइम पाथ ऑफ एडजस्टमेंट प्रोसेस, यानी कि ये उस रास्ते को किन रास्तों पे चलकर वो साम्य की स्थिति में पहुंचेंगे, उस रास्ते को भी स्टडी करता है। ठीक है, डायनेमिक सेंस में साम्य की स्थिति तब स्टेबल कही जाएगी जब जो कीमत है वो कन्वर्जेस, ये कन्वर्जेस मतलब उसके एक समीप आना, ठीक है, जब जो उसकी कीमत है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगी तब उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और अगर ये उस जो साम्य की स्थिति से दूर चले जाता है समय के साथ साथ तो इसे अनस्टेबल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पिछले जो हमने अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसमें डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ये निर्भर करता था सप्लाई कर्व की स्लोप में। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई के जो ढाल होती थी, जो उन वक्र की है ना, उस स्लोप की, उस वक्र की ढाल पर निर्भर करता था। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये उस ढाल पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितनी ज्यादा उनमें ढाल है इस चीज पर भी निर्भर करेगा उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब अभी हम आगे ग्राफ में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए समझाने के लिए कॉब-वेब मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण लिया गया है कि अगर मान लीजिए गेहूं की जो कीमत है वो फंक्शन है एक साल बाद का, ठीक है, वो उसकी कीमत का फंक्शन है और एक साल का उसमें टाइम लैग है। ठीक है, टाइम लैग क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए आप ये देखिए, आप मौद्रिक नीति सुनते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कम कर दिया। ठीक है, आरबीआई का स्टडी एक रिसर्च पेपर है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक जो भी पॉलिसी डिसीजन लेता है उसका असर होने में 18 महीने लगते हैं। आज हमने डिसीजन लिया कि रेपो रेट कम करेंगे, 18 महीने बाद उसका असर पता चलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत यूज़ होती है, जिसे कहा जाता है टाइम लैग। ठीक है, कि कितना समय हमें लगता है उस रिजल्ट को प्राप्त करने में एक्शन के बाद में। ठीक है, सिमिलरली हम कॉब-वेब मॉडल में भी गेहूं की जो कीमतें हैं हम ये मान रहे हैं कि वो एक साल का समय लेती है। ठीक, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये है कि ठीक है, सप्लाई एट टाइम टी,
ठीक है, यानी मान लीजिए आज टाइम टी है, ठीक है, 2020 टाइम टी है, ये फंक्शन है प्राइस टी माइनस वन, यानी पिछले साल 2019 में जो कीमत थी उसका परिणाम होगा इस साल गेहूं की सप्लाई। क्लियर हूं मैं? फिर से बता देता हूं, इस साल 2020 में जो गेहूं की सप्लाई है वो निर्भर करेगी पिछले साल गेहूं की कीमतों पे। ठीक, ठीक है, और जो मांग है उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है, जो मांग है 2020 की वो निर्भर करेगा 2020 की कीमतों पे। ठीक, तो यानी कि जो मांग है वो बराबर होगी सप्लाई की। ठीक, यानी कोई यहां पर मांग और सप्लाई में अगर माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अगला चीज ये समझिए, डी टी इक्वल टू बी पी टी प्लस ए, यानी कि डिमांड 2020 निर्भर करेगा कीमत जो 2020 में है प्लस ए जो होता है ये वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या होता है, और ये जो बी है ये इसकी ढाल होती है। सिमिलरली जो सप्लाई है टाइम टी पे ये निर्भर करेगा इस साल की कीमत पे। ठीक, और ये जो सी होता है ये भी इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट है, और ये जी जो है ये इसकी ढाल है। मैं अगली स्लाइड में आपको इस चीज को और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप नोट कर लीजिए इन बातों को, आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, क्या होता है। देखिए ये हमारा डिमांड है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब मान लीजिए कि आप जो है सबसे पहले ये हमारा जो P1 है, हाँ ये देखिए, अब मान लीजिए कि इस बार हमारा प्राइस P1 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और सप्लाई कितनी क्वांटिटी हो रही है, सप्लाई हो रही है यहाँ पर ये Q2 क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस साल ये जो रहेगी ये एक्सेस डिमांड रहेगी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि जो है ये सीधा सीधा ये प्राइस P2 पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी। अब उसके बाद ये प्राइस P2 पे रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये प्राइस P3 पे पहुंच जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर में आपका प्राइस P0 पे पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे करते करते ये इस संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां मान लीजिए किसी साल में प्राइस P1 था। ठीक है, सप्लाई निर्भर करी उस पे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारा जो नेक्स्ट ईयर है ये हमारा प्राइस P2 पे आ जाएगा। अगले साल प्राइस P3 पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू ये आते जाएगा और तब तक आते जाएगा जब तक ये साम्य की स्थिति पे नहीं पहुंच जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब सप्लाई कर्व है, जो पूर्ति का वक्र है वो स्टीपर होगा डिमांड कर्व से, यानी कि कम लोचदार होगा। ठीक है, यानी जो पूर्ति का वक्र है वो कम लोचदार होगा मांग वक्र से, तब हमें ये डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि वो मोमेंट जो हमें कन्वर्ज करते जाएगा, जो हमें पास लेते जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के। देखिए किन्हीं कारणों से इस संतुलन की अवस्था में परिवर्तन आ गया था और प्राइस जो था वो P1 पे चले गया, लेकिन जब कभी जो सप्लाई का जो कर्व है वो कम लोचदार होगा, लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ढाल जो है वो कम होगी, है ना। ढाल जब कम होगी तब वो धीरे धीरे जो असंतुलन की अवस्था से वो संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगा। मैं क्लियर हूं? ठीक है, यहां पर इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे, ये सिर्फ प्राइस है कि यानी कि टाइम 1 में अगर इतना ज्यादा, टाइम 1 से टाइम 2 आने में अगर इतना चेंजेस था, तो उसके बाद अगली बार ये कम होगा। ठीक है, ये जो चेंजेस है कम होगी। ये जो कीमतों का वेरिएशन है ये धीरे धीरे कम होते होते एक संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगा, जहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी है वो Q0 होगी और P0 हो जाएगी।
ठीक है, इसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। ये कब होगा, या बहुत ध्यान से याद रखिए, लिख लीजिए कि जब सप्लाई कर्व स्टीपर होगा, ठीक है, डिमांड कर्व से, यानी कि इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक, तभी ये ऐसा हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन प्राप्त होगा। देखिए ये होता है परपेचुअल ऑसिलेशन। परपेचुअल मतलब कि होता है हमेशा के लिए जो मूवमेंट होंगे, ठीक है, हमेशा। एक बार अगर आप संतुलन की अवस्था से असंतुलन की अवस्था में पहुंच गए तो कंटिन्यू हमेशा ही आपका असंतुलन ही रहेगा और उतना ही असंतुलन होता रहेगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए इनका जो ये हमारा ये मांग का वक्र है, ये पूर्ति का वक्र है। अब देखिए P1 प्राइस पे यहां पर इतना हमारा Q1 डिमांड था और Q2 सप्लाई था। नेक्स्ट में क्या होगा कि अब जो होगा क्वांटिटी जो सप्लाई है वो Q1 हो जाएगा और क्वांटिटी जो डिमांड है वो हमारा Q2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में वही चीज रिपीट होगी कि हमारी प्राइस बढ़ जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और ये हमेशा ही ये जो चक्र है ये चक्र परपेचुअली चलता रहेगा हमेशा के लिए। ये कंडीशन हमें कब प्राप्त होगी, जब जो स्लोप है, जो ढाल है इस डिमांड की और इस सप्लाई की, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि जो हमारा इक्वेशन था, ठीक है, इसके पहले की पहले स्लाइड में, एक सेकेंड, एनिमेशन देखिए, ये हमारा जो इक्वेशन था ये क्या था, जो आपने लिखा होगा dt इक्वल टू बी पी टी प्लस ए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या, ठीक है। अब देखिए d, हम सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सप्लाई का जो ग्राफ है, ये वक्र है, ठीक है, ये निर्भर करता है जीपीटी में, ठीक है। जी क्या है, जी होता है इसकी ढाल, इसका जो ढाल है। ढाल कैसे नाप सकते हैं आप, अगर आप यहां से लेके यहां पर एक पॉइंट बनाइए, ठीक है, उससे इसको जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चेंज इन क्वांटिटी भागित चेंज इन प्राइस करेंगे, ठीक है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो आपको ढाल प्राप्त हो जाएगी, जो जी होगा। इसकी ढाल निकालने का यही तरीका है। पी क्या है, पी ये आपका वेरिएबल है प्राइस, ठीक है, पी आपका वेरिएबल है प्राइस। और सी क्या होगा कि अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्टिकली कहां पर आकर जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि प्राइस कितनी होगी जब क्वांटिटी जीरो हो। हालांकि ये एक अजीब सी बात है कि जब कुछ उत्पादन ही नहीं हुआ तो कीमत क्या होगी, लेकिन फिर भी चलिए आप वो कर लीजिए कि वहां पर वो होगा, यानी ये एक वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है इसको समझने के लिए। जब यहां पर मिलेगा तो इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होगा। सिमिलरली डिमांड में भी जो आपका ए है ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद जो बी है वो इसकी ढाल है और जो प्राइस है उसका ये फंक्शन है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी डिमांड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये प्राइस हमने जो बी पार्ट में इसका मेजर किया है, ये देखिए ये दो आप लाइन खींच लीजिए, ये पहले P1 से P2 जाएगा, P2 से फिर P1, फिर P2, फिर P1, और ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ऐसा कब होगा, जब इसमें हमारा जो स्लोप्स है डिमांड और सप्लाई का वो दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक होता है एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे इसमें ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, संतुलन का, और क्या होगा ये एक बार चेंज होने के बाद ये हमेशा के लिए दूर चलती जाएगी साम्य की अवस्था से, जैसा ही वो होगा। ऐसा कब होता है, इस चीज को फिर नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कि ऐसा कब होगा जब सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी डिमांड से, यानी सप्लाई ज्यादा लोचदार होगी, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, डिमांड जो कर्व है ये वाला ये स्टीपर होगा, ठीक है, और ये जो सप्लाई कर्व है ये कंपैरेटिवली आपका फ्लैट होगा, ठीक है। हाँ, तो अब इस कंडीशन को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है, ये मान लीजिए आपका पहले P1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये डिमांड है और ये सप्लाई है। इसके बाद अगले स्टेप में ये हमारा जो है प्राइस P1 से P2 चल देगा, ठीक। और यहाँ पर अगर आप इस प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सप्लाई बहुत कम हो गई है, ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से, और डिमांड ज़्यादा हो गई है। अगले स्टेप में ये और P3 पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पर और ज़्यादा हम दूर जा रहे हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से। अगले स्टेप में ये फिर ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन होगा। ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से फिर हमारी जो है कीमतें कम होगी। कीमतें कम होने की वजह से फिर क्या होगा, अगले अगले स्टेप में ये और दूर चले जाएगा संतुलन की अवस्था से, ठीक है। देखिए पहले P1 पॉइंट पे था, अब प्राइस P2 हो गया, अब और दूर P3 पे एक वो रुक रहा है, P4 पे आ रहा है, P5 पे आ रहा है, ठीक है। और ऐसे करते करते ये जो है ये इस साम्य की अवस्था से दूर पहुंच जा रहा है, ठीक है। इसी को अगर हम जब हम सिर्फ प्राइस के ग्राफ में जो उसका पार्ट भी होता है इसमें जब हम मेजर करेंगे तो आप देखिए कि ये जो है T1 से T2 थोड़ा सा चेंज हुआ, T2 से T3 में ज़्यादा कीमतें में बदलाव होगा, ये बढ़ते जाएगा और ये और बढ़ते ही चला जाएगा जो डिफरेंसेस है प्राइस में, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा बढ़ेगा भी, ठीक है। ये था हमारा ये इक्विलिब्रियम का हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिलेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा जो स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आप हमेशा ज्ञान के लिए भूखा रहिए। कहीं से भी अगर आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज एक्यूमुलेट कीजिए, कोई नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। और स्टे फुलिश का मतलब यही है कि आप अपने आप को हमेशा ये समझिए कि मैं होशियार नहीं हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।